स्टूडेंट्स, तो आज का जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियस। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं न्यूक्लियस जो है डिस्कवर किसने किया है, ये आप साथ साथ में लिखना भी शुरू करें अपने कॉपी में। ठीक है, जैसे पहले से डिस्कवर किसने किया है, तो ये डिस्कवर किया है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831। ये एक बॉटनिस्ट रह चुका है। बॉटनिस्ट किसको बोलते हैं? जो प्लांट्स के बारे में जानकारी रखता हो। ये आपको मैंने पहले बता दिया हूं। ठीक है, तो डिस्कवरी किया है, डिस्कवरी की ओर जाएंगे। तो डिस्कवरी किसने किया है? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया है? 1831 में। ठीक है, ये एक बॉटनिस्ट रह चुका है। तो अगर हम जाएंगे न्यूक्लियस की ओर, ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे न्यूक्लियस के बारे में। ये एक सेल्यूलर कंपोनेंट है। ठीक है, ये मैं कुछ पॉइंट्स लिखूंगा। सेल्यूलर कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? सेल्यूलर कंपोनेंट मतलब ये एक सेल का हिस्सा है। कॉमन सी बात है, सेल के अंदर जो है वो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलिस होते हैं। साइटो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होता है। तो इसी तरह न्यूक्लियस भी सेल का एक पार्ट है। कहने का मतलब इसी को बोलते हैं सेल्यूलर कंपोनेंट। तो सेल का एक पार्ट है ये। हम सेल ही तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेंट्रली लोकेटेड। सेंट्रली लोकेटेड का मतलब होता है ये सेल के सेंटर में होता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक चीज आपको साथ साथ बता दूंगा। मेनली देखा जाए, ठीक है, ये एक सेल है। ठीक है, तो न्यूक्लियस ऑलमोस्ट बीच में होगा, या ये प्लांट्स और एनिमल्स में थोड़ा फर्क है। प्लांट्स में थोड़ा साइड में होगा, एनिमल्स में बीच में होगा। ऑलमोस्ट जो होता है ये थोड़ा सेंट्रली ही होता है। ठीक है, ये याद रखना। पॉइंट नंबर थर्ड, लार्ज इन साइज। साइज में काफी लार्ज होता है। ठीक है, अब लार्ज कितना होता है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे इसमें लार्ज सेल स्ट्रक्चर, सेल में सबसे बड़ा जो है वो पार्ट जो होता है वो न्यूक्लियस ही होता है। अगर आपको कभी मतलब जो क्विज कंपटीशन में पूछा जाता है या कोई एग्जाम में पूछा जाएगा आपको मल्टीपल चॉइस में, सेल में सबसे बड़ा जो पार्ट है वो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये याद रखना। तो ये चार पार्ट्स हो गए। और एक चीज इसके बारे में और बतानी है, जिसे आपको मैंने बताया, ये क्या कहते हैं, स्फेरिकल होता है ज्यादा। स्फेरिकल, तो ये जो 5 पॉइंट्स बताई मैंने, ठीक है, पहले सेल्यूलर कंपोनेंट सेल का एक हिस्सा है, सेंट्रली लोकेटेड, सेंटर में इसका लोकेशन है। ठीक है, लार्ज इन साइज, साइज में बड़ा होता है। सबसे हमारे सेल में जो सबसे बड़ा पार्ट स्ट्रक्चर जो होता है वो न्यूक्लियस का ही होता है। और ये स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल शेप। ठीक है, स्फेरिकल जैसे मैंने बताया। तो ये चीजें हो गई न्यूक्लियस के बारे में। अब हम आगे मूव करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस। कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं। पहले अगर हम मेन देखेंगे, एक होता है न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है, और दूसरा होता है न्यूक्लियस के अंदर ये दो मेन चीजें होती हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो पहली चीज जो है वो न्यूक्लियर
एनवेलप के बारे में। ये मैं आपको एक स्ट्रक्चर से समझाऊंगा। ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया सिंपल सा, आप देख लें। ये आपका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आपको न्यूक्लियर एनवेलप, ये देखो न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। उसके बाद है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनवेलप क्या है? ये है न्यूक्लियर एनवेलप आपका, ठीक है। इसके बारे में मैं पॉइंट्स पहले लिखूंगा, इसको हम साथ में एक्सप्लेन करूंगा। composed of two nuclear membranes, composed of two nuclear membranes. Point number 2, covers nucleus। ये मैं भी समझा दूंगा आपको, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 आप लिखेंगे, separates nucleus from cytoplasm, सॉरी साइटोप्लाज्म है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, इसमें क्या होते हैं? pores present, call it न्यूक्लियर पोर बोलते हैं उनको। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, किस और किसके बीच में? बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, या न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। देखो ये 4 पॉइंट्स। तो न्यूक्लियस का जो मेन स्ट्रक्चर की ओर आएंगे हम, तो वहां पे देखेंगे मेनली 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। एक न्यूक्लियर एनवेलप और दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म। यहाँ देखो ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, ये है न्यूक्लियर एनवेलप। तो न्यूक्लियर एनवेलप क्या है? सबसे पहले आपको याद रखना है, इसमें 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, यानी 2 लेयर्स होती हैं। यहाँ देखो 2 लेयर्स, एक ये वाली आउटर, एक इनर लेयर है ना, एक आउटर लेयर, एक इनर लेयर। अंदर वाली लेयर, बाहर वाली, दोनों मिला के जो बनाते हैं, तो इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। एक लिफाफे की तरह है ना एनवेलप, बन है बिल्कुल, देखो क्लोज इट है, एनवेलप जैसा बन गया है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर एनवेलप क्या है? इसमें 2 लेयर्स होती हैं, आउटर और इनर मिला के, ठीक है। इसीलिए कंपोज्ड ऑफ 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स है, एक आउटर एक इनर, ठीक है। कवर्स न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस को क्या कर रही है? कवर कर रही है ना। आउटर है तो कवर ही करेगी, जैसे हमारा बॉडी में स्किन है, ठीक है, वो हमारे बॉडी को कवर ही करेगा। सेपरेट्स न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब वो कैसे है? सेल का स्ट्रक्चर तो पढ़ा ही है आपने। बीच में क्या है? ये न्यूक्लियस। अभी ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ये इतना बड़ा तो नहीं होता है न्यूक्लियस, ठीक है। जो यहाँ पे बनाया मैंने स्ट्रक्चर इतना, ये है न्यूक्लियस फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। न्यूक्लियस के आसपास क्या है? जैसे आपने पढ़ा है पहले ही, साइटोप्लाज्म है कि नहीं। तो यहाँ पे बाहर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है, ये आपका न्यूक्लियर एनवेलप है, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप है ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट न्यूक्लियर एनवेलप है, ठीक है। अब क्या करता है ये न्यूक्लियस को? क्या करता है ये न्यूक्लियस को? सब ये है न्यूक्लियस का आउटर पार्ट, न्यूक्लियर एनवेलप। इसको सेपरेट कर रहा है साइटोप्लाज्म से। इसके बाहर जाएंगे तो साइटोप्लाज्म होगा, अंदर साइड से न्यूक्लियस है, बाहर साइड से साइटोप्लाज्म है। तो ये सेपरेट कर रहा है, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके बाहर साइटोप्लाज्म, तो बीच में ये न्यूक्लियर एनवेलप है, इसी को सपोर्ट करता है, ठीक है। पॉइंट नंबर था पोर्स प्रेजेंट, कॉलिड न्यूक्लियर पोर। हाँ, न्यूक्लियस में जो होते हैं वो पोर्स होते हैं। पोर्स किसको बोलते हैं? छेद को। यहाँ देखो, ये देखो, ये पोर, ये पोर, यहाँ पे न्यूक्लियर पोर मैंने लिखा है, यहाँ पे पोर, यहाँ पे पोर्स,
यहाँ पे पोर्स, यहाँ पे पोर्स, है कि नहीं? तो इनको बोलते हैं, न्यूक्लियस में छोटे छोटे छेद होते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। क्लियर? और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, हाँ, आप इसमें जैसे मैंने आपको बताया, यहां से ये न्यूक्लियस है आपका, ये न्यूक्लियर एनवेलप है, यहां से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होते हैं, ठीक है? जैसे ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जो ग्राउंड सबस्टेंस होता है, ठीक है, अंदर जो होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पार्ट ग्राउंड सबस्टेंस होता है उसी को न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये यहां से देखो, इसके बाहर क्या है? साइटोप्लाज्म है कि नहीं? तो यहाँ से साइटोप्लाज्म की तरफ क्या हो जाएगा? एक्सचेंज, और साइटोप्लाज्म से मटेरियल अंदर की तरह एक्सचेंज हो जाएगी। किसके जरिए? इसी पोर के जरिए आएंगे, ठीक है? तो इसी को बोलते हैं हम क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होता है वो इन्हीं पोर्स के जरिए होता है, जो मैंने अभी यहाँ पे देखा है, ठीक है? तो ये पार्ट हुआ आपका न्यूक्लियर एनवेलप का। अब हम जाएंगे न्यूक्लियोप्लाज्म की ओर। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको हम बोलते हैं लिक्विड ग्राउंड सबस्टेंस, ठीक है? मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर जो कंटेंट होता है, लिक्विड पार्ट, तो उसी को बोलते हैं, ये न्यूक्लियस है, यहाँ देखो न्यूक्लियोप्लाज्म मैंने दिखाया है, न्यूक्लियोप्लाज्म ये वाला पार्ट, ठीक है, जो डॉट्स डॉट्स बनाए मैंने, वो सब आपका न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ठीक है? इट इज कवरेड बाय, कौन कवर करता है? इट इज कवरेड बाय न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप ही कवर कर रहा है ना? तो ये हुआ आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है? तो ग्राउंड सबस्टेंस, जो लिक्विड पार्ट होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, उसी को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है? तो ये पार्ट हुआ किसका? न्यूक्लियोप्लाज्म का, ठीक है? तो यहाँ पे दो क्लियर हो गए आपको। कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस में मेनली क्या है? न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोप्लाज्म, इनके बारे में आपको क्लियर हुआ होगा। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर भी दो चीजें होती हैं, ये याद रखो। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर भी कितनी चीजें होती हैं? दो चीजें होती हैं, ठीक है? ये जो लिक्विड पार्ट है आप देख रहे हैं, देखो ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, अंदर है ना लिक्विड पार्ट। इसमें दो चीजें हैं, एक क्या है? एक आप देखते हैं, देखो न्यूक्लियोलस है, और दूसरा है क्रोमेटिन। ये अभी हमने पढ़ा, न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है? न्यूक्लियोप्लाज्म भी मैंने अभी बताया आपको, लिक्विड पार्ट जो होता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियर एनवेलप आउटर कवरिंग है, डबल मेम्ब्रेन है, बताया। इसमें पोर्स होते हैं जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करवाता है अंदर से बाहर, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म से अंदर जाते हैं। अब न्यूक्लियर पोर के बारे में भी बताया। अब बचा इसमें न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन, मेन तो यही है, ठीक है? तो इसके बारे में करेंगे डिस्कस। न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन, ठीक है? पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियोलस की। ये हो सकते हैं 1 or more इन नंबर। एक न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं न्यूक्लियोलस, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है? ये है न्यूक्लियोलस। ये देखो, ये आपका न्यूक्लियस है पूरा स्ट्रक्चर, इसके अंदर जो है न्यूक्लियोलस, ये है न्यूक्लियोलस, ठीक है? ये अभी मैंने एक दिखाया है, एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इनको कहा जाता है फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स, ये याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है? अब राइबोसोम का काम क्या है? मैंने जब पढ़ाया था आपको राइबोसोम्स का, तब मैंने आपको बता दिया था कि राइबोसोम्स का क्या है फंक्शन। राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाना, है ना? प्रोटीन की फैक्ट्री है राइबोसोम। लेकिन राइबोसोम जो बनाता है वो न्यूक्लियोलस ही बनाता है। तो न्यूक्लियोलस बनाता है राइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स ही बनाते हैं प्रोटीन, ठीक है?
तो प्रोटीन बनाने में काफी अहम रोल है राइबोसोम्स का, लेकिन राइबोसोम्स बनाने में इंपॉर्टेंट रोल है किसका? न्यूक्लियोलस का। तो ये याद रखो, राइबोस न्यूक्लियोलस प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जब बनेंगे तो प्रोटीन बनेंगे। ठीक, ओके, ये मेन पॉइंट है इसका। ठीक है, आप जाएंगे क्रोमेटिन में। ठीक है, क्रोमेटिन क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ये देखो, ये आपको दिख रहे हैं, ये ऐसे जो बने हैं न्यूक्लियस के अंदर, ये धागा जैसे नहीं दिख रहा है आपको? धागा जैसे बिखरे हुए, बिल्कुल देखो, उलझे हुए कह सकते हैं आप, उलझे हुए ऐसे। ये है आपके क्रोमेटिन। न्यूक्लियस ये पढ़ाया मैंने आपको, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम उसको बनाता है। राइबोसोम जब बनेंगे तो प्रोटीन्स बनेंगे, क्योंकि प्रोटीन्स जो है वो राइबोसोम्स बनाते हैं। तो ये है क्रोमेटिन। ठीक है, अब क्रोमेटिन तो मेन इंपॉर्टेंट है। क्रोमेटिन का फंक्शन क्या है? देखो, ये होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। अब इसका फंक्शन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, देखो, ड्यूरिंग सेल डिवीजन it forms definite structures. Call it chromosomes. देखो, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बनाए किससे? सेल से। जैसे हर दुनिया, आपने ये सेल थ्योरी पढ़ी है, ठीक है, पहले मैंने आपको सेल थ्योरी पढ़ाया था बहुत पहले। तो सेल थ्योरी क्या कहती है कि हर एक ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, अपना जो लाइफ जो स्टार्ट करता है वो सिंगल सेल से करता है, एक ही सेल से। अब जैसे हम लोग बन गए हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर जो है एक सेल से फिर हम तो मल्टी सेलुलर हैं, बहुत ज्यादा सेल है हमारे अंदर। तो कैसे बन गए हम लोग? हम बन गए तब जब हमारा सेल ने क्या किया? डिवाइड, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, सेल क्या करने लगा? हमारा डिवाइड, एक से दो बने। स्टार्ट इंसान हमेशा, इंसान ही नहीं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ की शुरुआत जो है एक ही सेल से करता है। ठीक है, तो फिर वही सेल एक से दो, दो से चार डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं सेल डिवीजन। ठीक है, तो क्या होता है जब सेल डिवाइड हो जाता है एक से दो, तभी तो, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, सेल सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, जब सेल डिवाइड होता है ना, ये एक डेफिनेट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। आपने सुना होगा नाम। अब ये कैसे बनाते हैं ये मैं अभी आपको बता दूंगा, कैसे ये होता है। यहाँ पे देखो पीछे, इसे स्ट्रक्चर जो है मैं यहाँ पे किसी और जगह पे बना लूंगा। ठीक है, देखो मैं आपको ऐसे बता दूंगा। ऐसे देखो, जैसे अभी मैंने बताया सेल के अंदर ये कैसे है, ऐसे है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, है कि नहीं? क्रोमोसोम जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह होते हैं। एक मिनट, यहाँ अब हम पूछे कहाँ पे? क्रोमोसोम्स पे। एक मिनट। क्रोमोसोम्स, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको लिखूंगा, ये भी क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये कब विजिबल होते हैं? जब सेल डिवाइड होता है। जैसे मैंने पहले ही लिखा आपको,
ड्यूरिंग सेल यही जो है, यही क्रोमेटिन जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक डिफिनिट शेप बनाते हैं, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं क्रोमोसोम्स। कैसे शेप बनाते हैं यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको। देखो ये एक सेल है, ठीक है, ये हुआ आपका क्रोमेटिन। अब सेल डिवीजन हो गया यहाँ पे, ठीक है, उलझे हुए हैं यहाँ, बिल्कुल ऐसे बिखरे हुए हैं धागे की तरह। अब यहाँ सेल डिवीजन हो गया, ठीक है। आप ये एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, एक डेफिनेट स्ट्रक्चर। ये देखो, बनाया ना। अब इस और इसमें फर्क क्या है, इसी को बोलते हैं क्रोमोसोम्स। मैं आपको एक सही स्ट्रक्चर दिखाऊंगा आपको क्रोमोसोम का, एक मिनट। ये देखो, ये, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये क्रोमोसोम, ठीक है। हमेशा पेयर्स में काम करते हैं क्रोमोसोम्स। किस में काम करते हैं, हमेशा पेयर्स में, ये याद रखना। ये हर क्लास में आप पढ़ोगे क्रोमोसोम्स के बारे में, तो आप इतना याद रखो। अभी मैं पढ़ा रहा था आपको क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे है, ठीक है। सेल डिवीजन के दौरान जो है ये एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स, ठीक है। देखो ये पहले बिखरे, जब सेल डिवीजन होता है स्टार्ट, तब एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्रोमेटिन से जो है क्रोमोसोम्स बनते हैं, ये याद रखो आप। अब पूछे हम क्रोमोसोम्स, तो क्रोमोसोम्स हमारे अंदर कितने होते हैं, इंसानों की बात करेंगे, ठीक है, इन ह्यूमंस। हर एक के ऑर्गेनिज्म में ये सेम नहीं होता है, ठीक है। हम ह्यूमंस की मैं फिर भी बता दूंगा, 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 23 पेयर्स। पेयर्स का मतलब हो गया यानी 46 नंबर होता है, टोटल होते हैं 46, ठीक है, एक सेल में, ठीक है। तो हमारे अंदर कितने सेल होंगे, और एक सेल में 46 जो है क्रोमोसोम्स होते हैं, तो पता नहीं इसके अंदर कितने तादाद में जो है वो ये क्रोमोसोम्स होंगे। हमारे अंदर जो है लाखों की तादाद में सेल है, एक सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल्स आप हायर क्लास में पढ़ोगे। तो यहाँ मुझे समझाना था क्रोमेटिन, आपको समझ आया होगा। अब क्रोमोसोम्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे और बताऊंगा मैं। क्रोमोसोम्स में जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, किसका मिलके बना है, देखो, एक तो बना है ये डीएनए का। डीएनए का फुल फॉर्म तो आपको पता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। दूसरा क्या है, अब वीडियो भी ज्यादा लंबा होता जा रहा है क्योंकि मैं लिख भी रहा हूं साथ में। दूसरा जो होते हैं प्रोटीन्स होते हैं, इनको बोलते हैं हिस्टोन्स। हिस्टोन्स मैं आपको बताऊंगा, ये एक टाइप ऑफ प्रोटीन है, ठीक है, सीन इन क्रोमोसोम। हिस्टोन से आप कंफ्यूज नहीं होना। हिस्टोन एक ऐसा टाइप है, प्रोटीन का एक टाइप है, आप प्रोटीन का टाइप्स आप कह सकते हैं, जो सिर्फ क्रोमोसोम्स में पाया जाता है, ठीक है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए कंसिस्ट्स ऑफ जीन्स। जीन्स का नाम सुना होगा, ये मैं अभी बताऊंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा। जीन्स हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स।
ठीक है। और एक काम है फंक्शनल सीगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल इट, क्या कहते हैं इनको, जीन्स कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा समझाना है मुझे आपको। देखो सबसे पहले जो है क्रोमोसोम तक पहुंचे हम, ठीक है। क्रोमोसोम्स जो है दो चीजों से मिलकर बनता है, एक डीएनए का और दूसरा प्रोटीन का। तो कौन से टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन्स, ये याद रखना। एक प्रोटीन से मिलकर बना होता है एक डीएनए। अब डीएनए देखो, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यानी कहने का मतलब आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डीएनए के बने होते हैं। किसके, डीएनए का बना होता है क्रोमोसोम, ठीक है। लेकिन डीएनए में क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, ठीक है। यही जीन्स जो है कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कहते हैं ना, ये तो अपने बाप पे गया है, ये तो अपने माँ पे गया है, क्यों बोलते हैं, वही कैरेक्टर्स, यही कैरेक्टर्स जो होते हैं ये जो है ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, किसके थ्रू, यही जीन्स के थ्रू, ठीक है। तो जीन्स किसके बने हैं, ये डीएनए के बने हैं, ठीक है। डीएनए पूरा जो है आपका, ये पूरा जो है आपका क्रोमोसोम जो है वो डीएनए का बना हुआ है, डीएनए के जो बना हुआ है, ठीक है। सेगमेंट्स जो होते हैं उन्हीं को बोलते हैं हम जीन्स, ठीक है। यानी डीएनए जो है वो जीन्स के बने होते हैं, ठीक है, यानी जीन्स होते हैं उसमें। तो आप सिंपली ये कह सकते हैं जो डीएनए है, ठीक है, जो आपका न्यूक्लियस है, यानी ये कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने में मदद देता है। यानी कोई मतलब जैसे आपके पेरेंट्स के अंदर इसी से जो है बहुत सारी कुछ डिजीज भी होती हैं, जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स वो होती हैं, वो बे, वो बीमारियां जो जीन्स के जरिए फैलती हैं। यानी आपके पेरेंट्स में होंगी या आपके ग्रैंडफादर में होंगी, ग्रैंडफादर से वो आपके फादर को ट्रांसफर हो गई होंगी, फादर से आप तक ट्रांसफर हो जाएंगी जीन्स के थ्रू, ठीक है। जैसे अभी आप देखते हैं हिरोशिमा और नागासाकी में लोग जो पैदा होते हैं वो जेनेटिक डिस एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स के अंदर रहते हैं, वो यहीं से ट्रांसफर होते हैं कैरेक्टर्स, ठीक है, फिर बच्चों में चले जाते हैं। तो वो इस चीज से होता है, ठीक है। तो ये डीएनए जो होते हैं वो किसका बना होता है, जीन्स का। तो आपका ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें बहुत नंबर ऑफ क्या होते हैं, जीन्स। ये जीन्स जो होते हैं ये डीएनए के बने होते हैं। तो इसी से आपका एक कैरेक्टर जो है वो ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, ठीक है। कैरेक्टर ट्रांसफर समझ गए, जैसे आपके अंदर जो भी कैरेक्टर्स हैं, कुछ कैरेक्टर्स यानी आपका जो स्ट्रक्चर जो है, या तो आप बाप की तरह दिखोगे आधा, ठीक है, या तो फुल्ली, या आप माँ की तरह रिजेंबल करते हैं, तो वो कैरेक्टर्स जो है इसी से आते हैं, जीन से आते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका यहाँ पे डीएनए और प्रोटीन, ठीक है, इसी का बना होता है आपका क्रोमोसोम। तो यहाँ तो ये तो इसका फंक्शन हुआ, न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है कि ये जो है वो जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जो आपके जीन्स में जो भी कैरेक्टर है वो ट्रांसफर करता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में। ये इसका मेन फंक्शन है न्यूक्लियस का, ठीक है। तो यहाँ तक ये न्यूक्लियस हुआ यहाँ पे कंप्लीट। अब वीडियो भी ज़्यादा बन गया, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का बन गया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट टाइम डिस्कस। अभी के लिए ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बता देना, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।